कहते हैं कालपुर के शापित स्टेशन पर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब बारिश की थपथपाहट के साथ अंधेरे में कुछ भयानक साए जाग उठते हैं। लोग फुसफुसाते हैं कि वहां कभी-कभी ऐसी चीजें दिखती हैं जो न इंसान है न आत्मा, बस एक डरावना भूतिया साया जो रात के सन्नाटे में अपनी खौफनाक कहानी दोहराता है। रात के 2:30 बज रहे थे। झारखंड के कालपुर स्टेशन के बाहर काली बारिश अपनी राक्षसी ताकत से बरस रही थी। आसमान में भूतिया बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनटों में अंधेरे को चीरती थी। उस चमक में ही आसपास की चीजें दिखती थीं, वरना तो हाथ को हाथ सूझना असंभव था। बादल गरज रहे थे, मानो कोई शैतानी शक्ति चीख रही हो। ठंडी हवा में पेड़ों की टहनियां भयावह साए साए की आवाज कर रही थी, जैसे कोई आत्मा कराह रही हो। स्टेशन के बाहर एक सड़ी गली बेंच पर श्यामलाल अपनी पुरानी जर्जर काल रिक्शा खड़ी किए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलना असंभव सा लगता था, फिर भी वो एक भयावह उम्मीद लिए बैठा था कि शायद देर रात की ट्रेन से कोई उतरे। कोई तो आएगा, कोई ना कोई, उसने खुद से फुसफुसाया, अपनी ठंडी सांसों को हवा में उड़ते देख। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन की भयंकर सीटी की आवाज बारिश के शोर में हल्की सी सुनाई दी। स्टेशन पर कब्र सा सन्नाटा पसरा था। बिजली कड़की और उसकी चमक में श्यामलाल ने देखा एक 18-19 साल की लड़की काले फटे पुराने कपड़ों में, कंधे पर एक खून सना थैला लटकाए, धीमे भूतिया कदमों से स्टेशन से बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा मृत सा पीला था और बारिश में भीगने के बावजूद उसके कपड़े सूखे से दिख रहे थे। वो सीधे श्यामलाल की काल रिक्शा के पास आई और एक ठंडी कब्र सी आवाज में बोली, नरकपुर चलोगे? श्यामलाल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ शैतानी सा चमक रहा था। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात का वक्त है मैम साहब, 700 रुपए लगेंगे, नहीं तो सुबह तक इंतजार कर लो, 100 रुपए में ले चलूंगा। लड़की ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे। फिर वो बोली, 300 रुपए अभी ले लो, बाकी वहां पहुंचकर दे दूंगी। उसकी आवाज में एक डरावना खनक था, जैसे कोई हड्डियां टकरा रही हों। श्यामलाल का मन चीखने को हुआ, लेकिन पैसे की लालच ने उसे चुप करा दिया। ठीक है मैम साहब, बैठ जाओ, उसने कांपते स्वर में कहा। लड़की बिना जवाब दिए काल रिक्शा में पीछे बैठ गई। श्यामलाल ने रिक्शा स्टार्ट की और बारिश से भरी भूतिया सड़कों पर चल पड़ा। रास्ता कब्रिस्तान सा सुनसान था। बारिश की बूंदें काल रिक्शा की छत पर थप थप की शैतानी धुन बजा रही थी। बिजली की चमक में सड़क के किनारे खड़े पेड़ राक्षसी छायाओं की तरह नजर आ रहे थे। श्यामलाल को बार बार लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां फेर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें सामने की सड़क पर जमी थी। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी सांसों की कोई आवाज नहीं थी। मैम साहब, ठीक तो हो ना? उसने डरते डरते पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें एक पल के लिए श्यामलाल की ओर घूमी और उसने देखा उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। चलते रहो, रुकना मत, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी आवाज हवा में भूतिया गूंज की तरह फैल गई। श्यामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने काल रिक्शा की स्पीड बढ़ा दी। आधे घंटे बाद वो नरकपुर के एक सुनसान भयावह कोने में पहुंचा। लड़की ने एक पुराने शापित बंगले के सामने काल रिक्शा रुकवाया। बंगले की दीवारें बारिश में सड़ रही थीं और खिड़कियों से काला अंधेरा झांक रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पैसे लाकर आती हूँ, उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। वो बंगले के अंदर चली गई। दरवाजा खुलने की खटखटाहट आई, फिर कब्र सा सन्नाटा। श्यामलाल बाहर इंतजार करता रहा। मिनट बीतते गए, लेकिन लड़की नहीं लौटी। बारिश तेज हो गई थी और हवा में अब एक सड़ंग भरी गंध खुलने लगी थी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। श्यामलाल का धैर्य जवाब देने लगा। उसने काल रिक्शा से उतरकर बंगले का काला दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया, इस बार जोर से। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में भय था, बाहर निकला। उसने चीखते हुए पूछा, कौन हो तुम?
इस भयानक रात को इस चापित बंगले में क्यों आए? श्यामलाल ने कांपते स्वर में कहा, साहब, जो मैम साहब अभी मेरी काल रिक्शा से उतरी, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया। मैं उसी के लिए आया हूं। बूढ़े ने उसे घूरा, फिर डर से बोला, यहां कोई मैम साहब नहीं रहती। मैं इस बंगले में अकेला रहता हूं। ये जगह शापित है। श्यामलाल को यकीन नहीं हुआ। उसने दीवार पर टंगी एक धूल भरी तस्वीर की ओर इशारा किया। बिजली की चमक में उसने साफ देखा, वही लड़की, वही चेहरा, वही खून सना थैला। यही मैम साहब थी। मैं इन्हें स्टेशन से लेकर आया हूं, वो चीखा। बूढ़े ने तस्वीर की ओर देखा और उसका चेहरा कब्र सा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। ये मेरी बेटी थी। इसे मरे 8 साल हो गए। देखो, तस्वीर पर माला टंगी है। उसने कांपते हाथों से तस्वीर की ओर इशारा किया। श्यामलाल ने देखा, तस्वीर पर एक मुरझाई माला लटकी हुई थी और उसमें से खून सा कुछ टपक रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, श्यामलाल चीखा। उसका गला सूखने लगा। उसने पीछे मुड़कर काल रिक्शा की ओर देखा। बिजली की एक और चमक में उसने देखा, काल रिक्शा की सीट पर कोई बैठा था। वही लड़की, उसी तरह थैला कंधे पर लटकाए उसे एकटक घूर रही थी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वे जल रही थीं जैसे 2 लाल कोयले। उसकी मुस्कान और भयानक हो रही थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। मेरा भाड़ा पूरा कर। उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंजी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। श्यामलाल की चीख गले में अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तूने मुझे बुलाया था, अब मेरे साथ चलेगा। लड़की की आवाज अब चीख में बदल गई। तभी हवा में एक ठंडी शैतानी साए की आवाज आई। काल रिक्शा की सीट पर 300 के नोट पड़े थे, लेकिन वे गीले और फटे हुए थे, जैसे किसी कब्र से निकाले गए हों। नोटों पर खून के धब्बे थे। श्यामलाल ने कांपते हाथों से नोट उठाए और जेब में ठूंस लिए। काल रिक्शा स्टार्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो पैदल ही बारिश में भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद श्यामलाल ने न केवल रात में काल रिक्शा चलाना छोड़ दिया, बल्कि वो कभी उस भूतिया रास्ते से गुजरा भी नहीं। लेकिन रात के सन्नाटे में जब बारिश होती, उसे हमेशा लगता कि कोई काल रिक्शा की सीट पर बैठा है। उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं और एक फुसफुसाहट कानों में गूंजती है, मेरा भाड़ा अभी बाकी है, तू मेरे साथ चलेगा। ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।